होंगे। जैसा कि हम लोग कल की वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े थे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग क्या पढ़े थे, तो उनमें इम्पोर्टेंट भाग तो कई होते हैं, उनमें कई पार्ट्स होते हैं, बट उन सभी पार्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कल लोगों ने क्या जाना था, सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्या होता है, ओवरी होते हैं, अंडाशय, ठीक। अंडाशय वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है। क्यों? क्योंकि वही क्या होते हैं, जैसा कि फीमेल में हम जानते हैं कि ऐसा भाग जहां अंडाणुओं का अंडाणु क्या हो, बन सके, मैच्योर हो सके, परिपक्व हो सके और पुनः वो एक शिशु बच्चे के रूप में जन्म दे सके, तो वही भाग तो अंडाशय होता है ना। तो कह रहे हैं कि अंडाणु में क्या होता है, सॉरी अंडाशय में होते क्या है, अंडाणु का बनना पाया जाता है, अंडाणु का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है वहां से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स होते हैं जो अंडाशय में क्या होते हैं, बनते हैं या वहां सीक्रेट होते हैं। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो सेक्सुअल कंडीशन में क्या होते हैं, वहाँ मदद करते हैं, उस टाइम वो वहाँ सीक्रेट होते हैं। जबकि एस्ट्रोजन क्या होते हैं, वो यौवना अवस्था में जब एंग होते हैं लोग, उस टाइम वो क्या करते हैं, वहाँ पे मदद करते हैं, या कह लीजिए कि उस टाइम इनका वहाँ सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। जबकि इनके स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था, आगे हमने बताया था इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जो अंडाशय होते हैं उनकी संरचना होती क्या है, आंतरिक संरचना के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ की उनकी जो शेल होती हैं, जो अंडाशय जो होते हैं उनमें बाह्य स्तर तथा आंतरिक स्तर, दो स्तर पाया जाता है, ठीक है। तो बाह्य स्तर क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, तथा आंतरिक स्तर क्या होता है, एस्ट्रोमा का बना होता है। जर्मिनल तथा जर्मिनल एपिथेलियम और एस्ट्रोमा क्या होता है, बना होता है। जबकि कह रहा है कि एस्ट्रोमा में मतलब इसमें क्या होते हैं, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। एस्ट्रोमा में क्या होती है, रुधिर की कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा कुछ तंत्रिका तंतु वहाँ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कौन, रुधिर की कोशिकाएं हो गई, ठीक, और वहाँ तंत्रिका तंतु क्या होती है, विभिन्न अवस्थाओं में, मतलब एक दो स्टेज में नहीं, कह रहे हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में ग्राफिकल्स, मतलब एक सेल का नाम है ग्राफिकल्स कोशिकाओं, मतलब ग्राफियन कोशिकाओं में क्या होती है, ये फैली होती हैं। ग्राफियन कोशिकाओं में क्या होती है, ये सभी पूरी तरह से फैली होती है, मतलब कह लीजिए इस तरह से वो सारी सेल्स क्या होती है उसके अंदर, ग्राफियन कोशिकाओं के अंदर फैली होती है। जैसा कि अब ये ग्राफियन कोशिकाएं जो हैं ये ऑलरेडी खुद एक सेल है, ये ग्राफियन कोशिकाएं खुद सेल हैं, ठीक है ना। ग्राफियन कोशिकाएं क्या होती हैं, ये ऑलरेडी सेल ही हैं। कह रही है कि ये ग्राफियन कोशिकाएं जो हैं इनमें बार बार, मतलब इस कोशिका में, ग्राफियन कोशिका में क्या होता है, लगातार डिवीजन होता रहता है, लगातार उनके अंदर विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप ही उसमें क्या होता है, कोई एक सेल क्या होती है, ग्रोथ करने लगती हैं, वृद्धि करने लगती हैं, और वो वृद्धि करते करते क्या होती है, अदर मतलब सभी सेल्स के से क्या होती है, अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, ठीक है। सभी सेलों से जब वो भिन्न हो जाती है तो वो पूरी तरह से पूर्ण विकसित होकर के, कह रहे हैं कि जब वो डेवलप करके बड़ी दिखने लगती है तो वो हर सेल से अलग हो गई, और वही क्या करती है, अंडाणुओं का निषेचन करती है, सॉरी अंडाणुओं का निर्माण करती है। कौन, ग्राफियन कोशिकाओं में जो सबसे ज़्यादा पूर्ण विकसित होकर के, बड़ी होकर के वो क्या करती है, अंडाशय का निर्माण करती है। बट बाकी जितनी भी शेष कोशिकाएं बच जाती हैं वो किस रूप में होती हैं, फॉलिकल कोशिकाएं कहलाती हैं। कह रहे हैं कि ग्राफियन कोशिकाएं उनमें से एक ही, मान लो कि बहुत सारी कोशिकाएं थी, एक कोशिका ग्रोथ की, बड़ी हुई, ये कंडीशन प्रत्येक माह इस तरह से में होता रहता है,
एग का निर्माण करने, एग सेल का क्या की निर्माण करने, या ओवम का कह लीजिए, ओवम का निर्माण करने। ठीक है, ओवम जब बन गया तो बाकी की जितनी भी सेल थी वो क्या कहलाए, फॉलिकुलर सेल कहलाती हैं। बाकी क्या कहलाए, फॉलिकुलर कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, बाकी आपकी फॉलिकुलर कोशिकाएं हैं। तो आपको पता चल गया ना कि ओवम का निर्माण कहाँ से हुआ, ग्राफियन कोशिकाओं से हुआ। ग्राफियन कोशिकाओं में बार बार डिवीजन के फलस्वरूप उनमें से कोई एक सेल डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, और अदर सेल से क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, और वही लास्ट में क्या करती है, एग सेल का फॉर्मेशन करती है, या कह लीजिए ओवा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद का कंडीशन होता है आपका यूटेरस, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। ये चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा सा बस मैंने रिवीजन किया। अब हम जानेंगे कि गर्भाशय होता क्या है। गर्भाशय, जहां गर्भ मतलब गर्भाशय मतलब गर्भ के टाइम में वो वहां निवास करने का स्थान हो, आशय मतलब हो गया ना, प्लेस हो, वही चीज तो गर्भाशय कहलाएगी। कह रहे हैं कि दोनों तरफ फॉलिक्यूल्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ओविडक्ट वाले भाग से हैं। ठीक है, कल तो बताया गया था, यही चीज है ना, तो यही तो आपका ये फॉलिक्यूल्स ट्यूब थे। ठीक है, कि कौन सा भाग ये, अंडाशय वाला भाग, सॉरी अंडवाहिनी वाला भाग है ना, ओविडक्ट। कह रहे हैं कि दोनों तरफ फॉलिक्यूल्स नलिकाएं आपस में संयुक्त होकर के, दोनों तरफ से फॉलिक्यूलर जो ट्यूब होती हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, वो आपस में संयुक्त हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। उसके फलस्वरूप वो क्या करती हैं, नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, संरचना बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। जनरली आपको यही जानना है ना कि गर्भाशय होता क्या है, यूटेरस होता क्या है। तो आप सिंपली तौर पे बोल सकते हो कि फैलोपियन नलिकाओं का आपस में संयुक्त होकर के नाशपाती के तरह का स्ट्रक्चर्स, संरचना का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, यूटेरस कहलाता है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है आपकी 2 सेंटीमीटर। बट ये किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, खोखली पेशीय अंग वाली संरचना है। ये खोखली होती हैं और पेशियों से भरी हुई अंग होती हैं। ठीक है, जो श्रोणि गुहा के मध्य, श्रोणि मेखला जानते होंगे, तो उन्हें कह रहा है श्रोणि गुहा के मध्य में स्थित होता है। ये गर्भाशय श्रोणि गुहा के मतलब ये यूटेरस के मतलब श्रोणि गुहा के जस्ट बीच में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। कह रहा है कि ये अत्यधिक, ये क्या होती हैं, अत्यधिक लचीली स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक, ये अत्यधिक लचीली संरचना होती हैं। गर्भाशय के ऊपरी भाग, कह रहा है कि गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, और नीचे वाला भाग जो होता है वो कॉर्निक्स टाइप का होता है, या नेक टाइप कह लीजिए। ठीक, पतला सकरा जिसको बोला जाता है, ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सकरा होता है। ठीक है, या हम सीधे सीधे ये कह देते हैं कि ऊपरी भाग चौड़ा भाग होता है जो त्रिभुजाकार होता है। ठीक, यहाँ त्रिभुज आसानी से बन सकता है कि नहीं, जो त्रिभुजाकार होता है मतलब त्रिभुज के आकार होता है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय काय कहते हैं, या गर्भाशय यूटेरस बॉडीज कहते हैं। ठीक, गर्भाशय क्या काय या यूटेरस बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके निचले कह रहे हैं कि इसके निचले वाले भाग देख लीजिएगा, इसके निचला भाग जो होता है वो संकीर्ण होता है, निचला भाग संकीर्ण भाग, या कह लेते हैं वो सर्विक्स, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, संकीर्ण होता है, जिसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति, यूटेरस की जो भित्ति होती है वो एंड्रोमेट्रिक्स किसकी बनी होती है, एंड्रोमेट्रिक्स से घिरी होती है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। जनरली फैलोपियन ट्यूब के संयुक्त होने से गर्भाशय का क्या हुआ, निर्माण हुआ, या उसे ही क्या कहते हैं, जो संयुक्त होकर के एक नाशपाती के तरह की संरचना जो बना ले रही है वो, उसे हम क्या कह दिए, यूटेरस कह दिए। यूटेरस की जो लंबाई होती है 8, चौड़ाई 5 और मोटाई जो होती है 2 सेंटीमीटर होती है, बट वो खोखली पेशी युक्त संरचना होती है, जो क्या होती है,
श्रोणि गुहा के मध्य में स्थित होती है। पूछ सकता है किस प्लेस पे वो स्थित होती है, तो श्रोणि गुहा के मध्य स्थित होती है, जो कि बिल्कुल लचीली संरचना वाली होती है। ये जो होती है ये थोड़ी चौड़ी होती है, देखने में इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस बॉडीज कहते हैं। ठीक है, इनके नीचे तथा संकीर्ण मतलब इनका निचला भाग संकीर्ण होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, कॉर्निक्स कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति जो होती है वो एंड्रोमेट्रिक्स से बनी होती है या एंड्रोमेट्रिक्स से घिरी होती है। ठीक, आगे हम जान लें योनि, वेजाइना क्या होता है। योनि मतलब वेजाइना, कह रहा है कि ये लगभग 8 सेंटीमीटर नलिका रूपी संरचना होती है। ये भी क्या होती है, नलिका रूपी ही स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इसकी भित्ति भी क्या होती है, पेशियों से ही बनी होती है, मतलब इसकी भित्ति पेशीय होती है, पेशियों वाली होती है। यह स्त्री का महत्वपूर्ण कक्ष होता है। यह स्त्री का जो होता है वो सेक्स पार्ट्स होता है, भाग होता है। ठीक है, गर्भाशय का कह रहा है कि जो यूटेरस का सर्विक्स भाग होता है इसके ऊपर भाग में खुलता है, मतलब योनि के जस्ट ऊपर जो होते हैं वो ही क्या होते हैं, सर्विक्स के भाग में जाकर के खुलते हैं। गर्भाशय का सर्विक्स भाग जो होते हैं इसके ऊपर भाग में खुलता है। कह रहे कि यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। कौन, योनि जो होती है वो छिद्र के द्वारा क्या होती है, बाहर की ओर खुलती हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट में पोर्शन होती हैं। योनि जो होता है वो सबसे बाहर का क्या होता है, अस्तर होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जैसा कि इसमें ये भी बोल रहा है कि कुछ मतलब योनि की कंडीशन एक और होती है कि वो कुंवारी कन्याओं में, मतलब जो लड़कियां अभी अनमैरिड होती हैं उनमें योनि के मुख पर क्या होती है, एक पतली झिल्ली के समान की स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेयर बनी होती हैं। ठीक है, पर्दा बना होता है जिसे क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, योनिच्छद। ठीक है ना, इस कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, ये लैंगिक जनन के, कह रहे हैं कि जब ये लैंगिक जनन के संपर्क में आते हैं तब ये लेयर क्या होती है, ये पतली भित्ति क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। तो अन्यथा ये क्या होती हैं, कह लीजिए कि कुंवारी कन्याओं में योनि के छिद्र जो होते हैं, भाग मतलब छिद्र वाला पोर्शन होता है, उनपे एक पतली लेयर की मतलब प्लास्टिक की तरह की स्ट्रक्चर से वो पूरी तरह से ढकी रहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं वाल्वा क्या होता है, भग जिसको हिंदी में बोलते हैं वाल्वा। कह रहा है कि मादा का बाह्य जनन, मतलब फीमेल में जो बाहर के लेयर होते हैं, बाहर के जो जनन अंग होते हैं उसको सामूहिक रूप से भग कहते हैं। कहते हैं बाह्य जनन अंग जो होते हैं उसी को सामूहिक रूप से ग्रुप में हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं। ठीक, स्तन ग्रंथियां, अब ये स्तन ग्रंथियां क्या होती है, मैमेलरी ग्लैंड क्या होती हैं, जैसा कि नाम से आपको कुछ तो क्लियर हो रहा है कि स्तन ग्रंथियां जहां से दुग्धस्राव होता है। तो हम ये देख लेते हैं स्त्री के वक्ष स्थल पर, करें कि स्त्री में एक वक्ष स्थल होता है, उस पर विकसित उभरी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, वक्ष स्थल पर विकसित हुई उभरी हुई एक संरचना पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथियां कहते हैं। करें कि स्तन ग्रंथियों के मध्य उभरे हुए, करें कि उन स्तन ग्रंथियों के बीच में क्या होते हैं, एक उभरा हुआ पार्ट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं, चूषक। ठीक है, चूचू निप्पल कहते हैं। ठीक है, सॉरी इसकी निप्पल की इंग्लिश है चुचूक कहते हैं। करें कि ये निप्पल के चारों ओर के भाग को, निप्पल के चारों ओर के भाग को क्या कहते हैं, स्तन परिवेश कहते हैं। करें प्रत्येक स्तन का संयोजी ऊतक, करें कि जो निप्पल हो गया तो उनके चारों तरफ भी एक भाग पाया जाता है, एक इस तरह का क्या होता है कि आवरण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्तन परिवेश कहते हैं। करें कि प्रत्येक स्तन का जो भी स्तन भाग होते हैं उनका संयोजी ऊतक, मतलब उनके अंदर जो पाए जाने वाले संयोजी ऊतक होते हैं वो 15 से 20 पालियों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। उनके अंदर जो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं वो 15 से 20 भागों में
बटे होते हैं। ठीक है, कह रहे कि प्रत्येक पाली में अनेक दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। 15 से 20 पालियों में बांटे गए, करें उन 15 से 20 पालियों में क्या होती हैं, अनेक दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। जिसकी नाम क्या है, इनको एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। अब आप ये मतलब ये स्तन ग्रंथियां, ये दुग्ध ग्रंथियां कब खुलती हैं, तो ये जान लीजिएगा कि प्रसव के पश्चात, जब प्रसव कंडीशन मतलब प्रसव के बाद क्या होती हैं, ये एल्वियोलाई ग्रंथियां क्या होती हैं, फैल जाती हैं, और फैलने के बाद ये वहां से क्या करती हैं, दुग्ध स्राव करती हैं। ठीक, आगे हम क्या जानेंगे, ये आपका सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होते हैं। ठीक, तो हमने कल ही आपको बता दिया था कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो बार्थेलिन होती हैं तथा क्या होती है, पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो आज हम उसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। आपको ये शायद अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हमें क्या देखना है कि मादा सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं। ठीक, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यही है ना, मतलब फीमेल सहायक जनन ग्रंथि क्या होती है। तो कह दीजिए सीधे सीधे कि मादा में निम्न ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। मादा में जो होती हैं निम्न ग्रंथियों का श्रावण, मतलब कुछ इस प्रकार की ग्रंथियां जो स्रावित करती हैं वो मादा के जनन में क्या होती है, मदद करती हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया कि मादा में जो होते हैं, जो भी ग्रंथियां पाई जाती हैं वो ग्रंथियों का श्रावण कब होता है, जो ग्रंथियों से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं वो कब होता है, जनन प्रक्रिया के समय। जनन प्रक्रिया मतलब जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शुरू होता है तो उस समय वो क्या करती है, वहां से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यहाँ क्या है, बार्थेलिन ग्रंथियां हैं। ये बार्थेलिन ग्रंथियां क्या होती हैं, कह रहे हैं कि जो बार्थेलिन ग्रंथियां हैं ये योनि वाली भाग, कह रहे हैं कि योनि के पार्श्वों में लीबिया मोजेरा स्थित होता है। कह रहे हैं कि अभी अपने आपको बताया ना वेजाइना होते हैं, तो वेजाइना के पार्श्व भाग में इर्द गिर्द में लीबिया मेजोरा ठीक पर स्थित होती हैं। कौन, याद देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से देखिए, यह दो बार्थेलिन ग्रंथियां, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि भग क्या होता है, तो ह्यूमन मतलब मादा का क्या होते हैं, वो बाह्य जनन अंग होते हैं ना, तो मादा के जो बाह्य जनन अंग होते हैं उनके दोनों तरफ क्या होते हैं, उभरा हुआ कुछ प्लेस होता है जो वसाओं का क्या करता है, संचय करता है, और वही संचय करने के कारण वो थोड़ा मोटा प्रतीत होता है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया में ये बोल रहा है कि बार्थेलिन ग्रंथियां क्या होती हैं, दो छोटे शेम के आकार की ग्रंथियां होती हैं। दो छोटे शेम का आकार क्या होता है, यही तो होता है शेम के आकार की, सेम के आकार की ग्रंथियां होती हैं, यही तो है ना ग्रंथियां।
योनि के पार्श्व में करेंगे, यह छोटे होते हैं, शेम के आकार के होते हैं ग्रंथि, जो कहाँ होते हैं, योनि के पार्श्व में लेविया मोजेरा पर स्थित होते हैं। लेविया मोजेरा पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कौन, ग्रंथि। प्रत्येक ग्रंथि एक वाहिनी के द्वारा, वाहिनी क्या होती है, नलिकाओं, प्रत्येक ग्रंथि जो होती है एक वाहिनी के द्वारा कहाँ खुलती है, वेजाइना में खुलती है। ठीक, वेजाइना में वो क्या करती है, वहाँ खुलती हैं। जो मतलब ये ग्रंथियां जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, क्षारीय होती हैं, स्नेहक होती हैं, मतलब कुछ तरल टाइप की होती है, स्नेहक पदार्थ का श्रावण करती हैं। कौन, जो ग्रंथियां आपकी वाहिनी के द्वारा योनि में खुलती हैं, मतलब पहले बार्थेलिन ग्रंथियां, ये क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं, स्नेहक पदार्थ का श्रावण करती हैं, जो वाल्वा की सतह को आर्द्रित करके, जो वाल्वा के लेयर को क्या हो करेगा, आर्द्रित करके, मतलब उसको जो भी आर्द्रित करके परस्पर मैथुन में सहायता करता है, या मैथुन में वो सहायक होता है। ठीक है, आपकी पेरेनियल ग्रंथि जो होती है वो आपकी कहाँ होती है, गुदा तथा जनन छिद्र के पास में होती है। कहाँ पाई जाती है, गुदा वाले पोर्शन तथा जनन छिद्र के मध्य में वो स्थित होती हैं। और ये इस प्रकार की ग्रंथि होती है जहाँ से तरल विशिष्ट गंधयुक्त रसायन होता है, जहाँ पर एक तरल प्रकार का विशिष्ट गंधयुक्त क्या होते हैं, रसायन होते हैं, जो आपके गुदा व जनन छिद्र के मध्य क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समझ में आया? आप इतने में तो समझ गए कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि कौन सी है, बार्थेलिन नामक ग्रंथि है। बार्थेलिन ग्रंथियां क्या करती हैं कि मतलब इस तरह के स्नेहक पदार्थ स्रावित करती हैं, जिससे कह लीजिए कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में फ्यूजन की क्रिया को करते हैं। ये प्रोसेस हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि युग्मक जनन क्या है। अब देख लीजिएगा कि यौवनारंभ कब होता है, यौवनारंभ का प्रारंभ कब होता है। जैसा कि आप पुरुषों में जान लिए थे 16 से 18 वर्ष लगभग होता है, तो लड़कियों में कितना होता है, लड़कों की अपेक्षा जो होता है यौवनारंभ लड़कियों में जल्दी होता है। ठीक, लड़के आपके 16 से हो गया, चलो 18 के बीच में, बट लड़कियां क्या होती हैं उनसे पहले होती हैं, 10 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाता है इनका यौवनारंभ। 10 वर्ष की ही आयु में क्या होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जो इसके बाद क्या होते हैं इनके अंदर, 10 वर्ष में तो यौवना प्रारंभ हो गया, बट 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को आप देखते रहिएगा कि 10 वर्ष में उनके अंदर यौना मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर होने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है, बट 12 से 13 वर्ष की आयु में वहाँ अंडोत्सर्ग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब अंडा उत्पन्न होने की। ठीक है, बस इतना ही आप इसमें जानो। आगे हम देख लेते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। ठीक है, युग्मक जनन की प्रोसेस होती क्या है, जान लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, युग्मक जनन। ठीक, ये युग्मक जनन होता क्या है, तो वृषण तथा अंडाशय की जनन एपिथेलियन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, क्या कि नर में जो होते हैं वृषण पार्श्व होते हैं तथा मादा में क्या होते हैं, अंडाशय वाले भाग होते हैं, जिनका निर्माण क्या होता है, मतलब जिनके अंदर जनन की क्रियाएं कहाँ से, एपिथेलियन कोशिकाओं में जो होते हैं असूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, युग्मक निर्माण शुरू होता है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। इसको हम जान लेते हैं, लिख लेते हैं वृषण अथवा अंडाशय। वृषण अथवा अंडाशय में
जनन एपिथेलियम कोशिकाएं जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या करना शुरू हो जाते हैं, बताइएगा। युग्मक गैमीट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। गैमीट फॉर्मेशन की क्रिया एक्टिविटी कर लीजिए, स्टार्ट हो जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया या प्रोसेस आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, क्या जाने आप कि युग्मक जनन जो होते हैं, युग्मक जनन से तो नाम से क्लियर हो रहा है क्या, जहाँ युग्मकों का निर्माण होगा, गैमीट का बनना पाया जाएगा, वही प्रक्रिया जो आपका ये कहलाएगा युग्मक जनन। तो आखिर इनका निर्माण होता कहाँ से है, कह रहे हैं कि टेस्टिस वाले भाग से तथा ओरी वाले भाग, मतलब वृषण अथवा अंडाशय की जनन, मतलब इनकी जो जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों के अंदर जो होती हैं जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस किस में, मेल में भी और फीमेल में भी। कौन पाया जाता है, जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में वैसे ही थोड़ी ना युग्मक निर्माण हो जाएगा, जब तक इनके अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा और सूत्री विभाजन नहीं स्टार्ट होगा तब तक गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जैसे इनकी जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन शुरू होता है, वहां गैमीट फॉर्मेशन की क्रिया, मतलब उनकी एक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, क्रियाएं उनकी स्टार्ट हो जाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यह प्रोसेस जो होता है युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, अच्छा बताइएगा तो फिर मेल से कौन से युग्मक का निर्माण होता है, मेल से कौन से ऐसे युग्मक वहाँ से सिक्रीट होता है और फीमेल से कौन से होते हैं। जनरली आप स्टार्टिंग टू लास्ट तक अभी तक यही आप पढ़ते आ रहे हो ना, कि वहाँ युग्मक फॉर्मेशन होगा, वहाँ युग्मक फॉर्मेशन होगा, वहाँ युग्मक फॉर्मेशन। बट युग्मक फॉर्मेशन में क्या बन रहे हैं वो भी हमने बता दिया है आपको कि मेल से मेल गैमीट बने, फीमेल से फीमेल गैमीट बने हैं, फिर मेल से भी कुछ सिक्रीट हो रहा है, वही तो हो गया उनके युग्मक जनन। तो आखिर क्या ऐसा वहाँ से सिक्रीट होता है, कौन से ऐसे भाग मतलब वहाँ से बनते हैं, मेल से स्पर्म तथा फीमेल से ओवम। ठीक है, आगे हम ये देख लेते हैं, नर में इस क्रिया को, मतलब नर में जो शुक्राणु सिक्रीट, शुक्राणु का निर्माण होने की प्रक्रिया होती है वो शुक्रजनन कहलाती है, और फीमेल में जो अंडे उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि नर में इस क्रिया को, किस क्रिया को, नर में स्पर्म, क्या कर लेते हैं, शुक्राणु, नर में शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को क्या कहेंगे, शुक्रजनन कहेंगे। ठीक, शुक्रजनन कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस, इंग्लिश में इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंडजनन, अंडजनन कहलाएगी, जिसकी इंग्लिश क्या है, oogenesis। ठीक है ना, oogenesis ये होती है आपकी
स्टूडेंट, यहाँ आपने देख लिया गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का पढ़ाया हुआ या आज का वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।